हमेशा ये माना कि राजनीति को हमेशा एक सेवा का जरिया माना। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं को लेकर जो आप मुद्दे उठाती हैं, आपकी क्या डिमांड्स रहेंगी होने वाले मुख्यमंत्री से, या अगर हो जाते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा? तो मेरा मानना ये है कि जब तक हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं होंगी और पढ़ लिख के पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगी, तो ये भेदभाव नहीं समाप्त होगा, हमारा समाज। तो मेरी जर्नी तो शुरू उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैं यहाँ के इस घर में आई थी। चाहे उदाहरण के तौर पर हमें इनेलो परिवार ले ले, जजपा परिवार ले ले, लेकिन हुड्डा परिवार की तरफ से कभी भी ऐसी राजनीतिक फूट वाली जो चर्चाएं हैं या गर्मा गर्मी है, वो कभी बाहर नहीं है। नमस्कार, राम राम, मैं हूं मेहंदी गर्ग और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती है। वो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। धन्यवाद। मैडम, आप भूतपूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी हैं और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मां हैं। तो आपका क्या अनुभव रहा है और ये जो जर्नी है वो आपकी कैसी है, एज अ मां एंड एज अ वाइफ ऑल्सो? मेहंदी, मैं थोड़ा सा पास्ट में चली जाऊं। बिल्कुल। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी और मेंबर पार्लियामेंट और एक पंजाब में मंत्री रहे हुए पिता की पुत्रवधू भी हूँ। जी। तो मेरी जर्नी तो शुरू उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैं यहाँ के इस घर में आई थी। मैं एक गैर राजनीतिक परिवार से हूँ। हालांकि मेरे खुद के पिता एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, गांधी जी के साथ रहे हैं, जी। जेल भी गए हैं, लेकिन वहाँ हमारे परिवार में राजनीति नहीं थी। यहाँ आई तो आते ही मेरे ससुर जो हैं वो जॉइंट पंजाब में भी मंत्री थे, एमपी रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे। तो आते ही बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला। बिल्कुल। और फिर कुछ समय के बाद मेरे पति राजनीति में आए और जैसा कि आपने कहा आज बेटा भी राजनीति में है। जी। तो देखा जाए तो मैंने तीनों पीढ़ियों को देखा है। और बिल्कुल ठीक बात है, बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत बदलाव देखे हैं। जी। बाबूजी का जमाना देखा, पति का जमाना देखा और अब बेटे का दीपेंद्र का देख रही हूँ। जी। ये कहूँ कि जमीन आसमान का अंतर आया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप भी देख रहे हैं, युवा पीढ़ी देख रही है कि पिछले इतने साल में एक गुलाम देश आजाद हुआ, तब की राजनीति और थी। देश में कुछ नहीं था जिस दिन अंग्रेज छोड़ के गए थे। कैसे उस समय के पॉलिटिशियंस ने, उस समय के लोगों ने देश को बनाया। जी। फिर डेवलपमेंट शुरू हुई, होते होते आज हम कहाँ पहुंच गए हैं, सब देख रही हूँ और बहुत धीरे धीरे सीखा भी है, समझा भी है। लेकिन एक बात जो मैं अपने पति से सीख पाई वो ये था कि उन्होंने अपने अपने पिता के कदमों पे चलते हुए हमेशा ये माना कि राजनीति को हमेशा एक सेवा का जरिया मानना चाहिए। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है जी कि आज के जमाने में भी दीपेंद्र जैसे लोग हैं जिन्होंने राजनीति को आज भी सेवा का जरिया बनाया हुआ है, केवल लाभ उठाने के लिए राजनीति नहीं। जी। जैसे कि अभी आपने कहा, आपने अपना पूरा जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर की। साथ में आप हमेशा कहते आए हो, जैसे कि अभी आपने कहा कि गैर राजनीतिक परिवार से आप आए हैं, लेकिन अभी जो आपका परिवार है वो पूरा राजनीतिक परिवार है। तो कभी आपने सोचा कि आप भी राजनीति में कदम रखें या आप भी राजनीति में सक्रिय हों? देखिए मेहंदी, मैं ये मानती हूँ कि हमारे समाज में परिवार एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। जी। और परिवार में हर जिम्मेवारी बांट के ही की जाती है। मेरा शुरू से राजनीति में कोई दिलचस्पी थी भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं था, आज भी नहीं है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर राजनीति को आप सेवा भाव से करोगे तो ये 24/7 काम है जो हुड्डा साहब ने किया। जी। ऐसे में मेरी बहुत एक अहम जिम्मेवारी रही थी पहले, परिवार को देखना, बच्चों का पालन पोषण, उन्हें अच्छी शिक्षा देना। हम एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में मैं आई थी। सारे परिवार को इकट्ठा लेके और अच्छे से हम लोग रह पाए, जी। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और जब अक्सर ये कह दिया जाता है कि मैं अक्सर सुनती हूँ, महिलाओं से पूछा जाता है कि
आप क्या काम करती हैं, और जो महिलाएं घर में रहती हैं वो ये कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती। मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात है जी। जितना एक सुघड़ गृहिणी घर में रहते हुए जो काम करती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। हम ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक बनाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं जी। और अच्छे संस्कार वाले बच्चे जब बड़े होते हैं तो एक अच्छा समाज बनता है। तो मैंने राजनीति में कभी दिलचस्पी रखी भी नहीं, ना आज है मेरी, लेकिन मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दे पाई, और परिवार में भी इसी बात को मैंने हमेशा महत्व दिया कि हमारे सभी बच्चे अच्छे पढ़ें, उनमें अच्छे संस्कार हों जी। और कोई भी बच्चा गलत संस्कारों की तरफ ना जाए। और अपनी तरफ से जो मैं कर सकती थी, मेरा शुरू से एक ये इंटरेस्ट रहा है कि हमारे देश की महिलाएं पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि महिला के पढ़ने से ही कोई देश या समाज तरक्की करता है। उस क्षेत्र में जितना मुझसे बन पड़ता है मैं कार्य करती हूँ। राजनीति से कोसों दूर अभी भी हूँ और आगे भी रहना चाहूंगी। जी, बेशक आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि एक महिला के लिए उसका परिवार कितना महत्वपूर्ण है और संस्कार जो है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक महिला के लिए। जी। परिवार पर ही अगर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि राजनीति में परिवारों में फूट जो है वो बहुत सामने आती है। चाहे उदाहरण के तौर पर हम इनेलो परिवार ले लें, जशवा परिवार ले लें, लेकिन हुड्डा परिवार की तरफ से कभी भी ऐसी राजनीतिक फूट वाली जो चर्चाएँ हैं या गरमा-गर्मी है, वो कभी बाहर नहीं आई। तो इसका श्रेय हम किसे दें? आप परिवार सँभाल रही हैं तो इसका श्रेय आपको ही जाता है? इसका श्रेय हमारे सभी बुजुर्गों को जाना चाहिए। जी। क्योंकि जो संस्कार, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि राजनीति को अगर आप सेवा का जरिया मानते हैं तो ये फूट कभी नहीं होगी। जब आप राजनीति को किसी और चीज का जरिया बना लेते हैं तो शायद फिर वहाँ महत्वाकांक्षाएं या इच्छाएं, एम्बिशंस आपस में शायद क्लैश करती होंगी, शायद इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा होता होगा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि हमारे परिवार में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसा नहीं होगा, ये मैं उम्मीद रखती हूँ। और इसका सारा श्रेय मुझे अकेली को नहीं जाता, हमारे परिवार के सभी बुजुर्गों को, मेरे साथ वाली सभी महिलाओं को जाता है कि हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि हम लोग आज तक एकजुट हैं। जी। महिलाओं को लेकर आप हमेशा अपनी बात रखती रहती हैं, महिलाओं का आप नेतृत्व करती हैं। हरियाणा की या बहुत सारे जगहों की महिलाएँ हैं जो आपको लुक फॉरवर्ड करती हैं। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं या उन महिलाओं को लेकर अभी हरियाणा में कौन-सी ऐसी परेशानियाँ हैं, जिन पर सरकार को भी सोचना चाहिए या वो बहुत गहन चिंतन वाले विषय हैं? देखिए मेहंदी, सबसे पहली बात तो महिलाओं को जब तक हम पुरुष के बराबर जी। नहीं लेके आएंगे, समाज हमारा तरक्की नहीं कर सकता। केवल ये पुरानी बातें जो हमारी लिखी गई हैं शास्त्रों में, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये किताबों में रह गई हैं। जी। नारी सुरक्षा को ले लीजिए, फीमेल फिटिसाइड को ले लीजिए, और ये सब चीजें हमारे समाज में बहुत बुरी तरीके से आज भी हैं। एक तरफ तो भारत देश ने इंदिरा गांधी दी, मैं उनको एक लौह पुरुष सरदार पटेल हुए थे, और अगर लौह महिला कोई हुई थी तो इंदिरा जी हुई थी। जी। जिन्होंने अमेरिका के विरोध के चलते पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े कर दिए कि आज तक पाकिस्तान वापस उसके बाद खड़ा नहीं हो पाया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां महिलाओं के साथ इतना यौन शोषण और इतने अत्याचार होते हैं। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हमारी न्याय प्रक्रिया में वो केसेस जो होते हैं, या तो उनमें देर बहुत हो जाती है या पूरी तरीके से न्याय नहीं हो पाता, कि आज भी ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तो सबसे पहला जो कदम उठाना, मतलब कदम तो उठा रही हैं सरकारें, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं उठा रही हैं, लेकिन अभी भी उसमें कमी है। जब तक हमारी कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी या उसको रात को सड़क पे निकलते हुए डर लगेगा, मैं नहीं मानती हमारा देश में तरक्की की। देश तभी विकसित माना जाएगा जब रात के समय भी अगर कोई पुरुष काम से निकलता है या महिला काम से निकलती है, उसको डरना नहीं पड़े। हमारे देश में, खास तौर पे हरियाणा में, ये मैं राजनीतिक तौर पे बात नहीं कह रही हूँ जी, आप आंकड़े उठा के देखिए, महिला सुरक्षा की हालत बहुत चिंतनीय है, बिल्कुल, और निंदनीय है।
जिस देश की महिला सुरक्षित नहीं है, उस देश की मैं भी महिला हूँ तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। सबसे पहले हम अपनी महिलाओं को सुरक्षा दें। फीमेल फिटिसाइड एक बहुत बड़ा इशू था हमारे टाइम, मैंने जब काम किया इसके ऊपर, कन्या भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं। जी। हमारे परिवारों में आज भी लड़की को होना, बहुत से परिवार हैं जो नहीं चाहते कि लड़की हो। एक बार एक सर्वे करवाया था हमने, उस सर्वे से जो आंकड़े आए थे, कारण पूछा गया था कि आप लड़की को क्यों नहीं चाहते। उसमें एक मुख्य कारण ये था कि क्योंकि हम लड़की को सुरक्षा नहीं दे पाते। जी। कि रात के समय, शाम के समय बेटी निकलती है तो चिंता रहती है। एक चिंता, शादी के बाद बहुत सी दहेज के लिए हत्याएं होती हैं, दूसरी चिंता। तो इन चिंताओं को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए बहुत से माँ बाप जो हैं लड़की घर में नहीं चाहते। तो मेरा मानना ये है कि जब तक हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं होंगी और पढ़ लिख के पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगी और ये भेदभाव नहीं समाप्त होगा, हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही आपने। रिपोर्ट्स की बात करें, फीमेल फीटिसाइड भी अभी एक मुद्दा है, लड़कियों की पढ़ाई भी एक अभी बहुत मुद्दा है, सुरक्षा तो बहुत बड़ा मुद्दा अभी भी हरियाणा में बना ही हुआ है। सीएमआई की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली बात करें, बेरोज़गारी में भी हरियाणा पिछड़ा हुआ है और महिला सुरक्षा में भी हरियाणा जो है वो खतरनाक श्रेणी में आ चुका है। तो इस पर सरकार कहीं न कहीं बोल देती है कि विपक्ष इसमें अपना कोई एजेंडा की बातचीत है या विपक्ष का ये कोई एजेंडा है जो वो सरकार पर फिंगर्स उठा रहे हैं या पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो सरकार तो ऐसे पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन अगर हम ग्राउंड पर देखें तो ये समस्याएँ तो हैं। तो सरकार जो है वो विपक्ष के एंटी होने के लिए या वन टू वन होने के लिए ये बातें करती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेहंदी, ये कहना गलत है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि आज अगर मैं भी ये बात कहूंगी कि महिला सुरक्षा में या बेरोजगारी में हरियाणा बहुत पीछे चला गया, जी। कोई इस बात को भी अगर ये सोच के कह सकता है कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि भी मेरे पति कांग्रेस में है तो मैं भी विपक्ष में हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक महिला होने के नाते ये बात कह रही हूँ जी। और ये मुद्दा सीरियस है। इसे किसी भी सरकार को, आज चाहे जिस पार्टी की है या कल जिस पार्टी की थी या कल जिसकी आएगी, कोई भी सरकार हो, उसको कम से कम इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देके नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़े जुटला दिए जाते हैं, न्यायिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। इसके लिए हम सबको मिलकर ही कदम उठाना होगा। सरकार का सबसे मेजर जो दायित्व है वो सरकार का है जी। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको एक समाज के तौर पे भी अपने घरों में अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए। अपने घरों में हम केवल लड़कियों को ना कहें कि तुम पढ़ो, अपने घर में पैदा होने वाले बेटे को समझाएं कि घर से बाहर निकल के भी जितनी बेटे लड़कियां आप देखेंगे, आपने उनकी इज्जत करनी है। क्या होता है हमारे समाज में, मैं महिला होने के नाते बताती हूँ जी, कि हम सारी शिक्षा लड़की को देते हैं। तुम्हें देर से नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, लेकिन हम लड़कों को इस बारे में सेंसिटाइज नहीं करते। सो आई थिंक सेंसिटाइजिंग इवन द बॉयज इन द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। समाज अपना रोल करे, लेकिन समाज अपना काम तो करे, लेकिन कोई भी सरकार इसे पल्ला नहीं झाड़ सकती कि महिला सुरक्षा जो है ये मुद्दा नहीं है जी। महिला की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षित होंगी और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एंड थर्डली विच आई विल नाउ ऐड मेहंदी इज द हेल्थ ऑफ वुमेन। करेक्ट। हमारे ग्रामीण अंचल में महिलाओं की जो सेहत है बहुत चिंतनीय है। हरियाणा जिसको कहते हैं हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, अगर वहां की महिलाएं एनीमिक हैं या कमजोर हैं तो ये भी हमारे लिए शर्म की बात है जी। तो इन सब चीजों की तरफ सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, समाज के तौर पे हम सबको भी ध्यान देना चाहिए, जो जिसके बस में है इस क्षेत्र में कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात की, तो वहाँ पर अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सरपंच जो है वो प्रोटेस्ट किया, 2-3 दिन तक वो प्रोटेस्ट चला, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। सरपंचों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की तरफ से बहुत कम पैसे दिए गए हैं या सरकार वहाँ पर देख-रेख नहीं रख रही है ग्रामीण इलाकों में। महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें या पूरे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो उन सरपंचों पे लाठीचार्ज हो जाता है या फिर ऐसे ही कुछ वर्ग हैं जो टाइम टू टाइम हरियाणा में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सरकार की विफलता है या फिर मुद्दे बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं जिनको लेकर आम जनता जो है वो अब जागरूक हो रही है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगी मेहंदी कि हमारा एक प्रजातांत्रिक देश है। इस देश का संविधान जब लिखा गया था, हमारे अ, बुजुर्गों ने लिखा था। जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो चेयरमैन थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें बहुत स्टॉलवर्ट्स रहे, बहुत सोच समझ के संविधान लिखा गया था, तब इस देश को एक प्रजातांत्रिक देश बनाया गया। जी, प्रजातंत्र का क्या मतलब है? यही मतलब है कि जो आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल। जो सरकार है वो कौन है? सरकार आम जनता के द्वारा वोट देकर बनाए गए अपने नुमाइंदे हैं। अगर आप ही के द्वारा चुने गए आपके प्रतिनिधि आप ही की बात को नहीं सुनेंगे, तो इससे बड़ी विफलता प्रजातांत्रिक सरकार की और कोई नहीं हो सकती। कोई भी वर्ग हो, जैसे आपने सरपंचों का नाम लिया, मुझे याद है अखबार के माध्यम से मैंने देखा था पीछे आंगनवाड़ी की महिलाएं हमारी गई थी प्रदर्शन करने। जी, किस बुरी तरीके से उनके ऊपर पानी की बौछारें और लाठीचार्ज हुई थी। कोई भी वर्ग, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, सरपंच है, महिला वर्कर्स हैं, अगर वो अपनी बात कोई लेती हैं, किसी भी बात से नाराज है, चलिए हम ये छोड़ देते हैं उनकी जो मांग जायज है या नाजायज है, जी, लेकिन अगर उनके मन में एक मांग है, उनके मन में असंतोष है, तो क्या ये सरकार, वो सरकार जो उन्हीं लोगों के द्वारा चुनी गई है, उसका बिल्कुल। फर्ज नहीं है कि उन्हें बुलाएं, बिठाएं, एक आमने सामने बैठ के उनकी बात को सुने और उनकी बात का ऐसा समाधान निकालें कि वो भी संतुष्ट होके जाएं और उनके मन में सरकार के लिए इज्जत पाए। जी, मेरा ये मानना है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको 100% लोगों की सुननी चाहिए, हर बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और जो उसका बेस्ट पॉसिबल, सबसे अच्छा जो भी उसका समाधान हो, वो निकालना चाहिए। जी, मैं किसी पे भी जी, लाठी, गोली, जबरदस्ती करना ये अत्याचार है और ये प्रजातंत्र के नियमों के खिलाफ है। मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करती हूँ, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, एज ए सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन, आई जी, स्ट्रांगली कंडेम। जी। महिलाओं को लेकर ही मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि अभी हाल-फिलहाल में सिलेंडर के रेट्स जो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। महँगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आप भी एक महिला हैं, तो एक महिला को क्या दिक्कतें हो रही हैं सिलेंडर को लेकर, महँगाई को लेकर, उस पर आप क्या कहना देखो चाहेंगी? देखो मेहंदी, महंगाई तो बहुत बढ़ गई, इसमें जी। तो ये मेरे कहने की बात नहीं। हुँ, चाहे गैस है, चाहे आपके डीजल पेट्रोल के रेट्स हैं, दाल, मैं तो खरीदती हूँ जाके, दाल का रेट सुन के कान हो जाता है, सब्जी है। और दुख की बात यह है कि सब्जियों के भाव, दालों के भाव बढ़ जाते हैं, लेकिन जो उगाता है उनको किसान या माली, उस तक तो कुछ नहीं पहुंचता। ये कहाँ जा रहा है बीच का पैसा? कोई ना कोई ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि महंगाई भी बेकाबू ना हो जी, और जो ग्रोवर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन तक भी उनका प्रॉफिट पहुंच जाए। पर इतना तो महंगाई ना हो कि हमको महीने के शुरू में जिस दिन राशन लेने जाए तो ये पिंच हो कि जी। भाई पिछले महीने तो इतने में आ गया था राशन, इस बार इतने में आ गया। सब्जी खाते डर लगे, आज ये महंगा हो गया, आज ये महंगा हो गया। थोड़ा सा तो ध्यान महंगाई की तरफ देखो, बहुत देना चाहिए। हम तो बहुत परेशान है, मैं सारी महिलाओं की तरफ से कह रही हूँ, जी। हम बहुत परेशान है अगर महंगाई से। भूतपूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी इतनी परेशान है, तो बेशक जो जनता है, आम जनता है, उसको महँगाई से बहुत ही नहीं नहीं, दिक्कत सभी परेशान है इसमें। जी, कोई वही भूतपूर्व मुख्यमंत्री है वो, उसकी कोई बात नहीं है। जिसने जिसने भी रसोई चलानी है वो सभी जी, परेशान है। जी। मैम अगर 2024 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस पर हम अभी कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी बहुत आगे वाली बात है। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं को लेकर जो आप मुद्दे उठाती हैं, आपकी क्या डिमांड्स रहेंगी होने वाले मुख्यमंत्री से या अगर हो जाते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो क्या वो डिमांड्स होंगी महिलाओं को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो महिला सुरक्षा की जो बात है, उसमें मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल महिला के कहने से एफआईआर इमीडिएट होनी चाहिए और उसके ऊपर फास्ट ट्रैक के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ कार्रवाई भी हो जाता है, कल्प्रिट को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, फिर कोर्ट में लंबित मामले रह जाते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जहाँ महिला के साथ अत्याचार हुआ है, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जल्दी उनके केसेस का निपटारा हो, ताकि जी, जो भी अपराधी है, अगर उसको बहुत जल्दी कम टाइम में सजा मिलेगी, इट विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर द अदर्स। क्योंकि सालों केस चलते हैं, लोग भूल जाते हैं, तो जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, इमीडिएट सजा होनी चाहिए, जो भी है कानून के तहत होना चाहिए, पर जल्दी होना चाहिए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। जी, दूसरा,
जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर गर्ल्स हैं, वो हर जगह ईज़िली अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो गाँव में है, चाहे दूर है। और अगर कहीं दूर ऐसे इलाके हैं जहाँ से स्कूल कॉलेज दूर पड़ते हैं, तो उनके लिए कन्वेंस का भी अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। जी। तीसरा, एडोलेसेंट गर्ल्स का हेल्थ चेकअप पीरियोडिकली बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, ताकि उसके लिए भी ये होना चाहिए कि अगर वो लोग खुद नहीं आ सकते, चाहे गाँव में हो, चाहे जहाँ भी हो, कैंप्स ऑर्गेनाइज़ हों, बहुत एक छोटी एज से लड़कियों की सेहत के ऊपर बहुत ध्यान देके देखभाल करनी चाहिए। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमें आपका महत्वपूर्ण जो समय है वो देने के लिए। ये थी हमारे साथ आशा हुड्डा जी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी हैं, राज्यसभा सांसद की माँ हैं, लेकिन आज बेशक इनके साथ बातचीत करने के बाद मैम मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आशा हुड्डा जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो उनके धर्मपति हैं। आपसे बातचीत करने के बाद ये बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। मेहंदी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी, तुम्हारा। और तुम्हारे जैसी बेटियों को देख के हमें भी बहुत खुशी होती है। जी। मेबी यू आर आल्सो एन आइडियल फॉर द अदर गर्ल्स। बाकी लड़कियों को तुम भी कहा करो, पढ़ो, लिखो, और जी, तुम्हारी तरह वो भी इंडिपेंडेंट होके अच्छी जगह अपनी बनाए बिल्कुल, समाज में। बिल्कुल मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। अभी आपने सुना आशा हुड्डा ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बोली, महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर और वो आगे भी महिलाओं के लिए खड़ी हैं और बहुत सी महिलाएँ हैं हरियाणा की जो उनको देखती हैं, उनको फ़ॉलो करती हैं और आशा हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा की महिलाएँ कहीं न कहीं सुरक्षित भी महसूस करती होंगी कि कोई एक महिला चेहरा है, जो उनके मुद्दों को लेकर बात कर रहा है और उनके मुद्दों को लेकर खड़ा हुआ है। बाकी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए और ऐसे ही बड़ी पर्सनैलिटीज़ हरियाणा की जो हैं, उनके साथ बातचीत को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर फ़ॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं मेहंदी गर्ग, हरियाणा आज।